है करियरविल ऐप पर। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी बच्चों? कैसे हैं आप सभी? हालचाल कैसे हैं आप सभी के? सभी बच्चे आ जाओ फटाफट से। प्यार भरा नमस्कार आप सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? हालचाल कैसे हैं आप सभी के? मधुबनी मिथिला से प्रणाम। नमस्कार भाई, नमस्कार। सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रणाम सभी बच्चों को। सोनीपत तरफ से नमस्कार आया है। तो नाइस ऑफ, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? घर परिवार कैसा है? धनबाद से नमस्कार आया है आप सभी के लिए। कैसे हैं आप सभी? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के साथ मैं भी बड़ा खुश हूँ और खुशी खुशी में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सभी को बहुत सारा दिल से नमस्कार, बहुत सारा दिल से प्रणाम। तो पहले ये बताओ मेरे बच्चों, पिछली क्लास की किस किस बच्चे ने रिवीजन की? किस किस बच्चे ने पिछली क्लास को रिवाइज किया है, ध्यान से पढ़ा है? बाबा काशी की नगरी से प्रणाम। भाई आपको भी प्रणाम। नमस्कार। प्रयागराज से प्रणाम। वेरी गुड। जिन बच्चों ने रिवीजन की है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने रिवीजन नहीं की है उनसे अनुरोध है वो रिवाइज कर लें। ठीक है बेटा? बिना रिवीजन किए आगे चीजें समझ नहीं आएंगी, आपको दिक्कत होगी। फाइन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चीजों को आगे लेके चलते हैं। फाइन। Getting good score in English because of your classes. So nice of you. So nice of you. It's all your efforts. ठीक है? It's all your efforts that you're scoring a very good marks in your test papers. So nice of you, ladies and gentlemen. Let's talk about हम लोगों ने पिछली क्लास में एडजेक्टिव्स के बारे में बात की थी, और मेरे प्यारे दोस्तों, एडजेक्टिव्स की कहानी पर हम थोड़ा सा बात आगे लेकर चल लेते हैं। ठीक है जी? कहानी को हम थोड़ा सा अब आगे लेकर चल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? तो अब कहानी में क्या होने वाला है, आओ उस चीज को हम देखने समझने की कोशिश करते हैं। एडजेक्टिव्स में हम लोगों ने पिछली क्लास में करेक्ट यूसेज पर काम किया है ना मेरे बच्चों, और करेक्ट यूसेज में हम लोगों ने जो समझने का काम किया, करेक्ट यूसेज में हम लोगों ने जो भी समझने का काम किया, दैट वाज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। आज हम उसी डिस्कशन में कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव्स का जिक्र लेकर चलेंगे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का जिक्र लेकर चलेंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं, यानी कि जो मीनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शायद आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बात की थी, है ना? हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात की थी। वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम आते हैं। इनमें अगर हम बात करें तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। आप जब भी इनकी बात करेंगे ना मेरे बच्चों, आप जब भी इनकी बात करेंगे तो ध्यान आपको यही रखना है, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के एट्रीब्यूटिव रहें। क्या रहें? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के एट्रीब्यूटिव रहें। इसके, मैंने कहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। दिस दैट तो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं भाई। डेमोन्स्ट्रेटिव जो पॉइंट आउट करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है ना? अब देखो आपके एग्जाम में ना सवाल कैसे कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है? आपके एग्जाम में इस तरीके से कंफ्यूजन दी जाती है।
लो भाई, मैंने आपके सामने पहले कुछ सवाल लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बार इन लिखे हुए सवालों को ध्यान से आप देखें। एक बार पहले आप इन लिखे हुए क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। आपको जो समझ आ रहा है, आपको जो ठीक लग रहा है, आप पहले वो करें। फिर मैं आपके साथ मिलकर इन क्वेश्चंस पर समझने का काम करूंगा कि इनमें क्या अच्छा क्या बुरा ठीक किया जा सकता है। शाबाश। शानदार। शुक्रिया आनंद मेरे बच्चे। अब पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भाई, प्लीज। देखो मेरे बच्चों, आपने जब इन सभी के सभी सेंटेंसेस को पढ़ा, मेरे प्यारे प्यारे शिकारियों, आपने जब इन सभी के सभी सेंटेंसेस को पढ़ा तो एक बात आप सभी को ये समझनी होगी कि हम जब भी, याद करो जरा वो पुराना एग्जाम्पल, याद करो उस बात को ध्यान से। मैं अगर आपको ये कहता हूं कि इस एक किताब में से एक किताब मेरी है, याद आया? अरे बोलो हाँ। अगर मैं ये कहता हूँ इस एक किताब में से एक किताब मेरी है, तो क्या यह बात अपने आप में प्रैक्टिकल है? आप कहोगे नहीं सर, किताब की संख्या एक से ज्यादा होगी। भाई याद आया कि नहीं आया? तो हम लोगों ने ऐसी ही कहानी पढ़ी थी ईच के साथ, आइदर के साथ, और हमने क्या कहा, नाइदर के साथ। और जब हमने इसे प्रोनाउन की तरह यूज किया था, तब हमने इसके साथ ऑफ लगाकर प्लूरल कैटेगरी का नाउन या प्रोनाउन इसके साथ लिखा। और क्योंकि ये सिंगुलर की बात करते हैं, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब इनके साथ सिंगुलर रखी थी। अरे बोलो हाँ। ठीक है मेरे बच्चों, याद आई ये बात? हम्म। हम लोगों ने इन्हीं शब्दों को प्रोनाउन की कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट मानकर चला, क्योंकि ये अपने आप में सब्जेक्ट का काम करते हैं। लेकिन अगर मेरे बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की बात करें, तो इस परिवार में एक और घुसपैठिया आ गया है, एवरी। ठीक है। अब आपके दिल में ये सवाल उठता है कि सर आखिर इस लिखे हुए शब्द से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका फर्क तो आप बता ही दोगे। लेकिन अगर मेरे बच्चों मैं इन्हीं लिखे हुए शब्दों को किसी नाउन से, देखो कॉमन सेंस की बात ये कहती है, हम अगर इन्हीं लिखे हुए शब्दों को किसी नाउन से ठीक पहले यूज कर दें, तो भाई नाउन से ठीक पहले आकर ये आपकी तरफ से एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया। अरे बोलो हाँ। हाँ तो बोलो मेरे भाई, हाँ है ना? ठीक है भाई। अगर मैं आपके सामने ये चीज कहता हूँ, बड़े ध्यान से कहने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं आपको ये कहता हूँ दिस बुक इज माइन, और फिर मैंने आपके सामने कहा दिस इज माई बुक, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बदलाव आ गया, है ना मेरे बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बदलाव आ गया। अगर मैं कहता हूँ दिस बुक इज माइन, तो मेरे बच्चों इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका बुक हुआ, नाउन से पहले ये दिस डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ बच्चे? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। और या ये जो लिखा हुआ शब्द है, ये अपने आप में क्या हुआ मेरे भाई? पजेसिव प्रोनाउन हुआ, है कि नहीं भाई? अब अगर दूसरे सेंटेंस की मैं बात करता हूं, तो यहां इस दिस के बाद लिखी वर्ब इसे बना रहा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये लिखा हमारा बुक नाउन, नाउन से पहले ये पजेसिव एडजेक्टिव बन गया। तो आपको यही चीज पहले दिन से बताई जा रही है, आपको पहले दिन से यही चीज बताई जा रही है। देखने से नहीं पता चलता कौन सा शब्द क्या है, आप लोगों को ऐसे लिखे हुए शब्दों के फंक्शन को समझना है। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आपको फंक्शनल ग्रामर समझनी है। क्या समझना है मेरे भाई? फंक्शनल ग्रामर, यानी कि कोई भी शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। वही शब्द एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, वही शब्द अपने आप में प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है, और कहीं कहीं कोई भी शब्द शक्ल बदलकर कुछ भी धोखा दे सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ने अगर ये बात समझ ली है, क्वेश्चन वन पर आते हैं। क्वेश्चन वन पर आते हैं, क्या कहता है
ईच के साथ लिखा ये स्टूडेंट प्लूरल नहीं होगा, है ना जी, क्योंकि यहाँ प्रत्येक की बात कही है। और जब ये सिंगुलर ही हो गया तो हैव नहीं, क्या यूज करेंगे मेरे बच्चे, हैज का हम यूज करेंगे, है कि नहीं भाई। आगे देखते हैं लिखा है क्या, आई कैन यूज ईदर बुक्स नाउ, गड़बड़ वही होगी। आइदर के साथ हम लोगों को चाहिए सिंगुलर कैटेगरी का नाउन। आप इसी बात को अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर लिखकर ऑफ लगाकर बुक्स लिख सकते हैं। ये मैंने आपको प्रोनाउन में बताया गया, और ये भी एडजेक्टिव्स में समझ रहे हैं। क्लियर है मेरे बच्चों, है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा, फाइन। अब आगे देखने की कोशिश करते हैं। ईच एवरी सिटीजन, क्या लिखा है भाई, ईच एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन राइट्स। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि ईच और एवरी का क्या फर्क है भाई, ईच और एवरी का क्या फर्क है भाई। जब हम इस ईच की बात करते हैं तो ईच हम यूज करते हैं किसी छोटे ग्रुप के लिए, और एवरी यूज करते हैं हम किसी बड़े ग्रुप के लिए। यानी कि दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, प्रत्येक, लेकिन एक छोटे रूप के लिए, छोटे ग्रुप के लिए, और एक बड़े ग्रुप के लिए यूज होता है। अब आप मुझे ये सोच के बताना मेरे बच्चों, आप मुझे सोच के बताना, यहां लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया, फाइन, और हैव को हटाकर तो आप हैज लिखेंगे, हाँ है ना। आप मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ईच कहना सेंसिबल होगा या एवरी कहना सेंसिबल होगा, बताओ भाई, लगाओ दिमाग जरा, बताओ मेरे भाई। बिल्कुल ठीक कहा भाई, क्या चाहिएगा आपको, एवरी, क्योंकि देश के जो नागरिक हैं वो संख्या में बहुत सारे हैं, इसलिए एवरी कहना सेंसिबल है। तो कभी कभी ईच या एवरी को कंफ्यूजन के लिए आपको दे दिया जाता है। अब आओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर दिमाग लगाते हैं। नीदर बॉयज या नीदर ऑफ द बॉय हैव अपीयर्ड, मेरे बच्चों ये दोनों में से कोई भी ठीक करके दिखा दो, दोनों ही ठीक करके दिखा दो, चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दोनों को जरा ठीक करके दिखा दो। शाबाश, शाबाश। बहुत अच्छे भाई, आओ भाई। अब दोनों को आप ठीक कर सकते हैं, दोनों में कोई भी परेशानी नहीं है। क्या ठीक हुआ भाई, नीदर की वजह से बॉयज नहीं सिंगुलर आपने बना दिया है ना जी, नीदर बॉय कह सकते हैं। इसी बात को आप कहना चाहें तो नीदर ऑफ द बॉयज कह सकते हैं। और दोनों में से कुछ भी आप लिखें, डिस्ट्रीब्यूटिव की वजह से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसके साथ अग्रीमेंट में आएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है मेरे बच्चों, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, जैसे आपके सामने मैंने यहां लिखा, ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन बिना नाउन के यूज होता है, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज होता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक इसी तरीके से इसका भी मतलब एक ही है। सबको समझ आ गया बच्चे, चलिए अब लेके चलूंगा मैं आपकी जीवन की सबसे प्यारी कंफ्यूजन, जिसको देखकर हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। अब इस बीमारी का इलाज निकालेंगे। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पे अटेंशन, फाइन। देखो जी, आज हम मिलके आपके साथ सीखेंगे एक प्यारी सी चीज, ये आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं पेपर्स में, ये आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं पेपर्स में, तो इनको थोड़ा सा प्यार से हम सीख लेते हैं। भाई ये 6 एडजेक्टिव्स हैं मेरे प्यारे शिकारियों, ये 6 एडजेक्टिव्स हैं, फाइन।
ठीक है। तो ये 6 जो एडजेक्टिव्स हैं ये बहुत प्यार से कंफ्यूज करने के लिए ही जन्म लिए हैं, और आपके पेपर में ये सोच लो, वो कौन से दो राक्षस थे भाई जो मरे नहीं? कौन से दो राक्षस थे वो जो मरे नहीं हमारे शास्त्रों में? नाम याद नहीं आ रहा, देखो, एक जिसकी वो गर्दन अलग है, को जिसका शरीर अलग है, नाम क्या है? ये वो दो राक्षसों की पैदाइश है। ठीक है, ये पेपर में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इनको ना जरा ध्यान लगा के सुनना। ठीक है भाई। एक हो गया लिटिल, और एक हुआ, हाँ, राहु केतु। अरे भाई बहुत बढ़िया सलोनी भाई, राहु केतु बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखो इन दोनों के अंदर ना कहानी क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब एक लिटिल हो गया और एक फ्यू हो गया। जब लिटिल की हम बात करते हैं तो लिटिल हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के एट्रीब्यूटिव, और फ्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। इसके साथ यूज करते हैं बच्चों, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है भाई, फाइन। ठीक है भाई। चलिए भाई, ठीक है बेटा। एक को हम यूज करते हैं किसके साथ? अनकाउंटेबल, लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। तो यही अनकाउंटेबल नाउन वाला जो फर्क है वो आ लिटल या द लिटल के साथ भी हम यूज करेंगे, और ठीक इसी तरीके से फ्यू हम एट्रीब्यूटिवली यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो फ्यू को ही हम आ फ्यू, द फ्यू की तरह से प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करें। ठीक है भाई, क्लियर है? ये तो हो गया इनका बेसिक डिफरेंस। अब हमें समझना है कि इनका एक्चुअल फंक्शन क्या है। मेरे प्यारे शिकारी भाइयों, ध्यान से समझना। जब आप इस लिटिल की बात करते हैं मेरे बच्चों, जब आप इस लिटिल या फ्यू की बात करते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, और इनका मतलब निकल कर आता है ऑलमोस्ट निल। क्या मतलब निकल कर आता है इनका? है जी? लकुश बिल्कुल आखिर में बताऊंगा बेटा। ठीक है, अभी इस पर पढ़ाई पे ध्यान दे ले मेरे भाई। ठीक है। ऑलमोस्ट निल, इनका क्या मतलब बताया? ऑलमोस्ट निल। अब ऑलमोस्ट निल का मतलब क्या हुआ? न के बराबर। चलो हिंदी भी लिखता हूं इसकी। इसकी हिंदी क्या बनती है भाई? न के बराबर, यानी कि जिसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मीनिंग न के बराबर निकलता है। इसीलिए जिनके साथ आप इन्हें यूज करते हो वो अपने आप में नेगेटिव सेंस बताने की कोशिश करते हैं। क्या बताने की कोशिश करते हैं? नेगेटिव सेंस। ठीक है ना जी, यानी कि जो कि न के बराबर है। बात समझ में आ रहा है? न के बराबर। फाइन। आ लिटल या आ फ्यू की अगर हम बात करते हैं तो इनका मतलब होता है एटलीस्ट सम। क्या अर्थ होता है भाई? एटलीस्ट सम। आप जानते हैं कि थोड़ा जिससे काम चल जाए। चलो मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूँ, यानी कि इसकी हिंदी होगी थोड़ा पर जिससे काम चल जाए। कभी कभी किसी चीज की संख्या या मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी इससे काम हम चला लेते हैं, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में हम इसका जो मीनिंग लेकर चलते हैं वो कैसा होता है भाई? पॉजिटिव सेंस होता है। ठीक है जी, पॉजिटिव सेंस, थोड़ा जिससे काम चल जाए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। आओ मेरे बच्चों, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो मेरे बच्चों, चलो आपके सामने ना मैं एक काम कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैंने आप सभी के सामने बनाने का काम किया एक खूबसूरत सी चीज। फाइन। मैंने आप सभी के सामने बनाया एक बहुत प्यारा सा ग्लास। ठीक है भाई। अब भाई ये एक शिकारी भाई ने इस ग्लास के अंदर भर दी। ये एक शिकारी भाई ने इस ग्लास के अंदर भर दी। बताओ जरा ये क्या है? ठीक है जी। है जी? बताओ जी क्या बना दिया जी? बिल्कुल ठीक कहा। ये जो इसके ग्लास के अंदर भर दी वो है चाय। क्या भर दी भाई? चाय। गलत जगह मत जाया करो बेटा। ठीक है भाई, है ना? अब इस दूसरे ग्लास में, इसी ग्लास में से चाय उठाकर पी ली। चाय उठाकर पी ली तो भाई साहब इसके अंदर क्या बचेगा? इतनी सी हल्की सी, है कि नहीं? तो भाई अब इनके लिए आप क्या लिखोगे? बताओ जरा। पहले इन चार शब्दों में मुझे सोच के बताओ। ठीक है। वाइन। अरे भाई वाह, कहाँ से हो भाई वाइन लिखने वाले बालक?
रामायण लिख रहे हो, कमाल करते हो यार। कहाँ से हो भाई? चलिए, तो क्या फिल करोगे? दोनों में फिल करके दिखाओ फटाफट से। चलो, अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई। शाबाश। वेरी गुड। सो नाइस, सो नाइस। चलिए, तो आप अगर इन दोनों को फिल करने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया सर, टी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से ये इतनी चाय है जिससे काम चल जाए, इसीलिए हम लोगों ने पहले ब्लैंक में क्या फिल किया? अ लिटिल, यानी कि जितने से हमारा काम चल जाए। हाँ, है ना? ठीक है भाई। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो भाई साहब, ये चाय की दो चार बूंद पड़ी है तो पी भी नहीं जा सकती, इसीलिए न के बराबर आप इसे क्या कहेंगे? लिटिल। अरे हाँ, है ना? चलिए, एक बार फिर से एक नई कहानी समझते हैं। देखो जी, मैं अगर एक दूसरी बात करता हूँ, हम अगर मान लो मेरे बच्चों थोड़ा सा पुरानी बात करते हैं, आप लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे, ठीक है कि नहीं? जब हम पुरानी बात करें, स्कूल में आप पढ़ा करते थे तो भाई स्कूल में आपके पेपर हुआ करते थे 100 मार्क्स के। अरे हाँ, है ना? भाई आपके जो पेपर हुआ करते थे मेरे प्यारे प्यारे शिकारियों, आपके मार्क्स आते थे 100 में से। अरे हाँ, है ना? अच्छा बताओ, कितने बच्चे, मतलब 100 में से कितने मार्क्स में बच्चे को पास किया जाता था? आज चाय अलग तरह से पिलाई आपने। थैंक यू। हाँ जी। बोर्ड और शर्ट का कलर मिक्स हो गया है, कोई बात नहीं, मेरी गर्दन हिलती दिखाई दे तो समझ लेना टीचर सामने ही है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक कहा। अब भाई, जब स्कूल में हम पेपर दिया करते थे तो 33 मार्क्स का खेल हुआ करता था, हाँ, है ना? अब मेरे को एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर कोई शिकारी अगर कोई शिकारी मान लो 100 में से सिर्फ 12 मार्क्स लेकर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे? और वही शिकारी अगर मान लो 100 में से 35 मार्क्स लेकर आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? बिहार में नहीं, सब जगह पर 33% पे ही पासिंग होती है बेटा। बिहार ही नहीं बेटा, सारे के सारे स्टेट्स में 33 नंबर का ही पासिंग ग्रेड होता है। ठीक है ना? बताओ। अरे पास फेल नहीं बताना, यहाँ में इनमें से कौन सा एडजेक्टिव फिल करना है, पास फेल नहीं करना है। शाबाश। तो इन दोनों के आंसर्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि भाई हमें पता चल गया कि मार्क्स अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। हाँ, है ना? और भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन में 100 में से 12 नंबर लाना, यानी कि अगर 33 नंबर से कम मार्क्स रह जाते हैं, 33 नंबर से अगर कम मार्क्स रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा फेल है, चाहे वो 0 लाए, चाहे 1 लाए, 10 लाए, 15 लाए, 20 लाए, कुल मिलाकर वो फेल है। इसीलिए हमने न के बराबर इन अंकों को माना नेगेटिव सेंस। लेकिन अगर 35 लेकर आता है तो 33 से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? भाई पास तो हो गया, इज्जत तो बच गई। कल को अपनी गर्ल फ्रेंड को जाके ये तो कह सके कि हम पास हो गए तो वहां जानू है, ये तो कह सके, है कि नहीं? किसी को जाके जी तो कह सके हम पास हो गए सलोनी, हम तो हाँ प्यार में बावले हो गए थे पर पास हो गए, ब्याह कर लो अब हमारे से। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से और पॉजिटिव होने की वजह से हमने क्या कहा? आफ्यू। अब इसको ध्यान से समझना, बात ये समझ में आई कि थोड़े हैं मार्क्स लेकिन इतने हैं कि उसका काम चल जाए। आया ना बेटे? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आती है एक अगली बात। अब आती है एक अगली बात, और ये बात क्या है? द फ्यू और द लिटिल। क्या बात आ गई मेरे बच्चे सामने? ठीक है जी। द फ्यू और द लिटिल, है ना? ठीक है जी। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझो, ठीक है जी, है कि नहीं? अब देखो हमारे सामने ये क्या हुआ? फाइन, हमारे सामने लिखा हुआ द लिटिल या द फ्यू की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल द लगने की वजह से हम सभी बच्चों को ये पता है कि ये कौन सी सेंस बताने का काम करेगा? स्पेसिफिक सेंस। यानी कि स्पेसिफिक सेंस होने का मतलब क्या समझ में आएगा? कि ये पॉइंट आउट करने की कोशिश करेगा। पॉइंट आउट का मतलब जिस थोड़ी या संख्या मात्रा की आप बात कर रहे हैं, उस पर आप इशारा कर रहे हैं, आपने उस पर इशारा किया।
है कि नहीं? कोई भी थोड़ी या कम से कम संख्या की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये थोड़ी संख्या। ठीक है भाई। अब एक काम कर रहा हूं, मैं आप सभी के सामने एक बढ़िया सी चाय पिला देता हूँ, ठीक है? 5-6 सेंटेंसेस लिखूंगा, इन 6 एडजेक्टिव्स में से टिक टॉक कर दीजिए फटाफट से। ठीक है जी। जरा इनमें फटाफट से मुझे आंसर्स भर के दिखा दीजिए, चलिए। बड़े ध्यान से इन सवालों के जवाब दीजिएगा प्लीज, ठीक है मेरे बच्चों? चलो भाई, 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जरा मेहनत करके दिखाएं। शाबाश। हीना इज अ माइजर। आनंद बाबू, हीना इज अ माइजर। माइजर हम कहते हैं कंजूस इंसान को। अंदार।
शाबाश। शाबाश। चलिए मेरे बच्चों, अब मैं आपके साथ मिलकर इन सभी आंसर्स को वेरीफाई करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम रेस्ट फॉर डेज। अब एक बात बताओ, कोई भी डॉक्टर अगर किसी को आराम करने की सलाह देगा तो इतने दिन तो आराम करे जिससे वो ठीक हो जाए, यानी कि पॉजिटिव सेंस कन्वे करने की कोशिश हो गई। आ फ्यू शी नीडेड मनी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। किसी इंसान को पैसे की जरूरत है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, तो भाई इतना पैसा तो चाहिए जिससे काम चल जाए। अनकाउंटेबल नाउन की वजह से हमने आ लिटिल चिपका दिया। हीना इज अ माइजर। माइजर किसे कहते हैं भाई? माइजर उसे कहते हैं जो इंसान खर्चता नहीं है, कंजूस होता है कि नहीं? जो बेचारा खर्चता नहीं है, कंजूस होता है, उसके लिए हम क्या कहेंगे? शी स्पेंड्स रुपीज पर मंथ। रुपीज प्लूरल काउंटेबल नाउन। भाई इसी के लिए आपने क्या कहा? फ्यू, क्योंकि कंजूस इंसान क्या होते हैं? खर्च करना ही नहीं चाहते हैं, है कि नहीं बेटा? क्वेश्चन 4, वेयर आर फ्रेंड्स दैट यू हैड इन योर कॉलेज? वो दोस्त कहाँ हैं जो कॉलेज में थे? पॉइंट आउट कर रहे हैं आप। किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? जो दोस्त तुम्हारे कॉलेज में थे। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? आपके वो दोस्त कहाँ हैं जो आपकी क्लास में पुराने जमाने पॉइंट आउट कर रहे हैं? इसी के लिए आप लोगों ने यहां पर लगाया द फ्यू। अगला सवाल है, आई एम ग्रेटफुल फॉर हेल्प दैट ही ऑफर्ड। जो मदद उसने की उसके लिए धन्यवाद है, यानी कि आप उस मदद की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी की वजह से आपने अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज किया भाई? मेरी बात क्लियर है? हाँ है ना? फाइन, आगे पढ़ते हैं मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, क्रिस्टी फाउंड गेस्ट्स देयर फॉर द मीटिंग वाज कैंसल्ड। आप दिमाग लगाने की कोशिश करना भाई, मीटिंग अगर कैंसिल कर दी गई है, इसका मतलब गेस्ट जो आए वो ना के बराबर थे, है ना? ना के बराबर होने की वजह से ही आपने क्या कहा? फ्यू गेस्ट्स। पर्सन्स कुड क्रॉस द सी देयरफॉर वी कुड नॉट हैव सी रूट्स। ध्यान से समझना है। अब भाई हम लोगों को समुद्री रास्तों की जानकारी क्यों नहीं हुई? हम लोगों को समुद्री रास्तों की जानकारी क्यों नहीं हुई? सी रूट की हमें जानकारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई हमारे भारत में बहुत ही कम लोग, लगभग न के बराबर थी वो संख्या, न के बराबर लोग थे जिन्होंने सी को क्रॉस करने की कोशिश। भाई इसीलिए हमने क्या कहा? बात समझ आ रही है? हाँ है ना? अब देखो बच्चों, एक ट्रिक और बन गई यहाँ पर। एक ट्रिक और बन गई यहाँ पर, और वो क्या है? जहां पर हम लोगों ने स्पेसिफिक सेंस क्रिएट करने की कोशिश की, वहां लिखे हुए नाउन के साथ हम लोगों को रिलेटिव क्लॉज जुड़ा नजर आ गया जो इसे स्पेसिफिक बनाता है। ठीक है, हम लोगों ने जहां स्पेसिफिक सेंस क्रिएट करने की कोशिश की, हम लोगों ने वहां पर रिलेटिव क्लॉज का यूज किया जो इसे स्पेसिफिक बनाता है। हाँ या ना? पुरानी बात याद करते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, बोलो हाँ। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट जहां आपने पढ़ा, वहां 4 नियम हमने पढ़े थे। सबसे पहला नियम क्या पढ़ा था? सबसे पहला नियम हमने क्या पढ़ा था? याद है? सुपरलेटिव डिग्री, है ना? दूसरी बात हमें याद आई, क्या चीज? डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंटीसीडेंट्स। फिर हमने क्या याद किया? हमने याद किया क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत, है ना? और फिर आखिर में हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चों? स्पेसिफिक सेंस वाले शब्द। कुछ याद है? स्पेसिफिक सेंस वाले शब्द। तो स्पेसिफिक सेंस वाले शब्दों की लिस्ट में आप अगर ध्यान से देखोगे तो द फ्यू और द लिटिल भी आपने लिखा है। द फ्यू और द लिटिल भी आप लोगों ने लिखा है। एक बार अपने नोट्स खोलकर देखना। ठीक है मेरे बच्चों? फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम द फ्यू और द लिटिल को जब भी लिखना चाहें तो हम लोगों को ये समझ में आया, इन शब्दों को हम एंटीसीडेंट के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं और आगे रिलेटिव क्लॉज दैट के साथ लिखी हुई कहानी भी मिलती है ना? तो दोनों में से कोई भी रास्ता पकड़ सकते हैं।
अरे हाँ है ना, ठीक है भाई, क्लियर है, बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है बेटा, ओके। आइए दोस्तों, अब इसी बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ तक तो हमारे एडजेक्टिव का एक सेक्शन पूरा हुआ, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव का करेक्ट यूसेज। अभी हम लोगों ने एडजेक्टिव को कहाँ तक सीखा, डेफिनिशन, पहचानना, फंक्शन, एडजेक्टिव के टाइप्स, फिर हमने समझा एडजेक्टिव्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, कौन सा एडजेक्टिव कहाँ रखा जाता है, इतनी सारी बात हमने सीख ली। अब इतनी सारी बात के बाद करेक्ट यूसेज हमने सीखा, अब हमें चीजें लेकर चलनी है आगे। और ये एडजेक्टिव्स का एक बहुत प्यारा सा रास्ता है, जो बहुत दूर तक हमें लेकर जाना है। यहाँ से आपकी एग्जामिनेशन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस तैयार होते हैं। तो मेरे भाई, इसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, है ना जी। आप बताना चाहेंगे तो बता सकेंगे भाई, आपके हिसाब से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होती है? बताओ मेरे बच्चों। हाँ बच्चों, बताओ जरा, आपके हिसाब से मुझे सोच के बताएं, ये जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, बताओ मेरे, बताओ भाई। बेटे गौरव, शर्म आ रही है थोड़ी सी? पढ़ाई के अलावा तुम्हें ये बदतमीजी करनी आती? पढ़ाई कर ले भाई, शर्म आती है बेटे? अपने मम्मी पापा को जाकर बताओ कि आज मैं क्लास में पढ़ रहा था और मैंने लिखा रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है। शर्म आती है बेटा? हाँ भाई, बताओ जरा। शाबाश। जब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की हम बात करते हैं, तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में बड़ी प्यारी चीज आती है ना। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में बड़ी प्यारी चीज आती है, क्या हम तुलना करने लग जाते हैं, है ना, ठीक है ना। जब हम तुलना करने लगते हैं, अब तुलना करने का जो खेल है, ठीक है ना, मेरी बात समझ में है ना, है ना। जब हम खेल समझने की कोशिश करते हैं तो तुलना करते हैं, अब ये तुलना कैसे होती, ठीक है ना जी, हाँ है ना। अब तुलना करने की अगर हम बात करते हैं तो छोटा सा नियम समझ में आता है, ठीक है ना जी। जैसे अगर मान लीजिए हम सबसे पहले कालू राम की बात करते हैं, ठीक है ना जी। मैंने आपके सामने कालू राम की बात की भाई, ये हमारे कालू नाम है, ठीक है जी, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये हमारे भाई साहब कौन हो गए, कालू राम हो गए, ठीक है जी। अब कालू राम अपने आप में टॉल है, कालू राम की हाइट अपने आप में बिल्कुल ठीक है कि नहीं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, है ना। ये हो गया हमारे सामने कालू राम, ठीक है। यानी कि इस कालू राम की बात अगर हम करें तो ये हमें बताने की कोशिश करेगा कौन सी डिग्री भाई, पॉजिटिव डिग्री, पहली बात, फाइन, ठीक है। अब मेरे भाई इस कालू राम के बाद, ठीक है ना जी, अब अगर हम बात करते हैं बच्चों, इस कालू राम के पास आ गया हमारा नीलू राम, ठीक है ना। इस कालू राम के पास आकर खड़ा हो गया हमारा नीलू राम, ठीक है जी, आया ना। जैसे ही नीलू राम इसके पास आ गया, ठीक है जी, जैसे ही नीलू राम इसके पास आ गया, तो क्या होगा भाई, आप इन दोनों के बीच तुलना करने लग गए, आप कहोगे अरे नीलू राम ज्यादा ऊंची हाइट है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरी चीज पैदा हो गई, और इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या हो गई भाई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अरे भाई हाँ है ना, ठीक है भाई, ये भी बात होगी हमारे सामने, हाँ है ना। चलो भाई, कालू राम और नीलू राम आपस में बात करने आ रहे ही थे, तभी अचानक से इनके पास आकर खड़े हो गए भाई साहब, कौन, लालू राम, ठीक है। जैसे ही लालू राम आए, इन तीनों के बीच तुलना हो गई और हमें पता चला, ई ससुरा कालू तो छुटका रह गया, ई नीलू इससे बड़ा। लेकिन इन ससुरों में सबके सबके अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे बड़कू कौन निकले भाई, लालू राम। ये हो गया भाई हमारे सामने एक नई चीज लेकर आने वाले, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि कौन सी कैटेगरी से आ गई बात भाई, सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्रीज को हमने तीन हिस्सों में बांट दिया मेरे बच्चों, ठीक है जी।
आया ना? वाह भाई शुभम, वाह कह रहा है, फिर आया थारा भाई जोगिंदर। गजब है भाई शुभम, तू भी गजब है यार, ठीक है। चलो भाई, ये बात अपनी समझ में आ गई है कि नहीं? ये बात अपने समझ में आ गई, ठीक है ना जी? तो हमें समझ में आया कि ये जो कंपैरिजन है ना, ये तीन हिस्सों में बढ़ता है। किसी से कंपैरिजन ना करें, पॉजिटिव डिग्री हो गई। दो के बीच तुलना करें, कंपैरेटिव हो गया। दो से ज्यादा के बीच तुलना करें, सुपरलेटिव हो गया। इसी बात को समझाने के लिए हमें कहानी क्या समझ में आई भाई साहब? कालूराम, नीलूराम और लालूराम, इन तीनों के खेल को समझेंगे अब हम आपके साथ मिलके। तो तैयार है कहानी को एक अच्छे लेवल पर लेकर चलने के लिए योयो के साथ? जल्दी बताओ फटाफट से। कहानी को आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं योयो के साथ। आपके दिए एग्जाम्पल गजब होते हैं सर। थैंक यू सो मच माय सन, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, अब लेके चलते हैं आप एडजेक्टिव्स के एक सुपीरियर लेवल पर, ऐसी जगह पर लेके चलेंगे गाड़ी को जहां माहौल सेट हो जाएगा दोस्त, ठीक है भाई। चलिए भाई, जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे शिकारी भाइयों पॉजिटिव डिग्री के बारे में, जब हम बात करते हैं इसके बारे में, पॉजिटिव डिग्री के बारे में, चल मेरे भाई पहले मैं पॉजिटिव डिग्री वाला माहौल सेट करता हूं। पहले मैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश। हाँ ठीक है जी। पॉजिटिव डिग्री क्या करती है, कैसे काम करती है? देखो बच्चों, पॉजिटिव डिग्री में एक बात तो हमें समझ में आती है कि ये जिसकी भी है उसकी अपनी खुद की क्वालिटी है। मैंने क्या कहा? ये जिसकी है अपनी खुद की क्वालिटी है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, हाँ है ना? ठीक है भाई, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, अपनी खुद की क्वालिटी है, हाँ है ना? तो जब किसी और से कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब ये भी समझ में आता है कि नो कंपैरिजन एट ऑल, भाई किसी तरह का कोई कंपैरिजन इसमें नहीं होता, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है जी? इसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता, अपनी क्वालिटी बताता है, बात खत्म है, ठीक है जी। दुनिया जाए कहीं पर, इससे कोई मतलब नहीं। चलो मेरे भाई, दो सेंटेंस लिखता हूँ इसी बात पर, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? मैंने कहा राजेश वोर ब्यूटीफुल हैट, ठीक है जी। फिर मैंने आपके सामने एक सवाल दूसरा लिखा, एंड अनदर क्वेश्चन इज, मैंने आपके सामने लिखा शिखा इज एन इंटेलिजेंट, ठीक है जी। मैंने आपके सामने लिखा करण सीम्स, दो ही सेंटेंस समझा देंगे बात को। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो और मुझे बताओ आप इन सेंटेंसेस को पढ़ के क्या है। का नाम बहुत लिखते हैं, क्या बात है सर? ये तुम्हारा लिख देंगे? आप कौन हो भाई? बेट इन दोनों सेंटेंसेस पे दिमाग लगाओ।
चलिए मेरे बच्चों, कहानी को आगे समझने का काम करते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। कहानी को आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप अगर इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से समझेंगे, दोनों सेंटेंसेस में पुरानी बात याद आएगी आप लोगों को। और हम सेंटेंस की अगर बात करते हैं, राजेश वोर ब्यूटीफुल हैट, कोई दिक्कत नहीं है। राजेश ने क्या पहना? हैट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ब्यूटीफुल अपने आप में इसी हेड का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना। और इस हेड की वजह से ही आप लोगों को आर्टिकल का यूज करना पड़ा। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ है ना? ठीक है जी, फाइन, क्लियर है भाई। सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो भाई सेकंड सेंटेंस क्या कहता है? शिखा इज एन इंटेलिजेंट। ठीक है, शिखा कैसी है? आपने कहा इंटेलिजेंट है। आप अगर इसकी बात कर रहे हैं तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है मेरे भाई। अगर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, बिना नाउन के हम इस एन का यूज नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अरे हाँ है ना? दोनों बात समझ में आ गई भाई? ठीक है भाई। अगर ये दोनों बात हमें समझ में आ गई है तो हम लोगों ने इसी चीज को एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव के नाम से पढ़ा था, है ना। अब हम इससे एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को ही हम पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानेंगे मेरे बच्चों। यानी कि यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल है पॉजिटिव डिग्री है, ये जो इंटेलिजेंट लिखा है ये भी अपने आप में पॉजिटिव डिग्री ही है। ठीक है बेटा, ये दोनों के दोनों अपने आप में पॉजिटिव डिग्री ही है। ठीक है, यानी कि जिसे आप अब तक पढ़कर आ रहे थे एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव के नाम से, वो अपने आप में पॉजिटिव डिग्री की तरह से अब हमें आगे पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब थोड़ी सी बात कुछ क्वेश्चंस के साथ कर रहे हैं हम आपके साथ मिलकर। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आप इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, एक बार इनको पढ़कर देखेंगे जरा जल्दी से। वियर की सेकंड फॉर्म होती है वोर। वियर का मतलब होता है बेटे पहनना, तो वोर का मतलब हुआ वियर की सेकंड फॉर्म। ठीक है बेटे। मैं तो अभी पढ़ के दिखाऊंगा भाई, अभी मैं आप लोगों को चांस दे रहा हूँ, आपको जो समझ में आ रहा पढ़ो ना भाई।
शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बना लिए हैं, अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे बच्चों, ध्यान से समझना है इस बातचीत को। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ना इस लिखी हुई बातचीत को नाउन के दौरान भी पढ़ा था। ठीक है बेटे, हम लोगों ने इस बातचीत को नाउन के दौरान भी पढ़ा था। अब नाउन में क्या पढ़ा था मैं आपको याद दिलाता हूँ, ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। नाउन के दौरान हम लोगों ने कुछ ऐसी ही बात को पढ़ा था। उस बात तक पहुंचेंगे बाद में, पहले एक प्यारी सी लॉजिक को समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं, मैंने आपके सामने लिखा वह मेरा बड़ा भाई है। मैंने एक वाक्य आपके सामने लिखा है, ठीक है, वह मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, फिर मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, बड़ा का आदर करो। देखना भाई, मैंने ठीक लिखा है या कोई गड़बड़ हुई है, बताओ भाई। दिमाग लगाओ मेरे बच्चों। Home is an adverb, Visalakshi. We will consider this point in the coming topic, that is called preposition. तो आपने जब इस वाक्य को पढ़ा तो दिमाग काम करता है क्या? दिमाग ये काम करता है कि वह मेरा कौन है, आपने कहा भाई, ये नाउन हुआ। व्हाट काइंड ऑफ ब्रदर, आपने कहा बड़ा, यानी कि नाउन से पहले आकर ये पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा है। दूसरे वाक्य में अगर हमने पढ़ा तो आपने कहा सर बड़ा का आदर करो, गलत है, आप कह रहे हैं यहाँ होना चाहिए बड़ों का आदर करो। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब जैसे ही पॉजिटिव डिग्री को आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, इसका बिहेवियर प्लूरल हो गया, हाँ है ना, इसका बिहेवियर प्लूरल हो गया। बात समझ रहे हैं, हाँ है ना। अब इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया कि यहाँ इस लिखे हुए वाक्य में हमने इस एडजेक्टिव के बिहेवियर को प्लूरल बनाया, हाँ है ना। ये चीज हम लोगों ने एडजेक्टिव से पहले नाउन्स में पढ़ी थी, और क्या थी वो कहानी, कि अगर हम किसी भी लिखी हुई पॉजिटिव डिग्री को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्या चीज? क्लास ऑफ पीपल। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? क्लास ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का वर्ग। क्या रिप्रेजेंट करता है? लोगों का वर्ग। और इसी वजह से हम लोगों को ये चीज समझ आई थी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है क्लास ऑफ पीपल, लेकिन हम ये तो जान ही रहे हैं कि ये बेचारा है तो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नाउन नहीं है। और एडजेक्टिव होने की वजह से ही इसका हम प्लूरल नहीं बनाते। पर ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल ही रखेंगे। और इस चीज को फिक्स करने के लिए हम लोगों को इसके साथ आर्टिकल द का यूज करना पड़ा। ठीक है, आर्टिकल को सोच के कुछ याद आया, क्लास के आखिर में कुछ बातें करेंगे आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है ना। क्लास के आखिरी पलों में कुछ बात करूंगा मैं, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको पहले समझ लिया है हम लोगों ने, ठीक है बच्चों। इसको अगर हमने समझ लिया है कि जब भी हम किसी पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं सब्जेक्ट की तरह, तो वो एक नाउन का इक्विवेलेंट बनता है और रिप्रेजेंट करता है क्लास ऑफ पीपल को, है कि ना। और भैया इसी के लिए प्लूरल बनता है। तो भाई क्वेश्चन वन पर अगर दिमाग हम लगाते हैं, करण वॉज अ वॉरियर, ये तो नाउन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ वॉरियर? ब्रीव, पॉजिटिव डिग्री हो गया, है ना। आगे लिखा है ब्रेव्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। आप कहोगे सर यहाँ पर ब्रेव एडजेक्टिव है, तो प्लीज एडजेक्टिव का प्लूरल ना बनाएं, और इसे प्लूरल बनाए रखने के लिए सिर्फ एक आर्टिकल द लगाने की जरूरत है। ठीक है बेटा, याद आया? नाउन के दौरान हमने इस प्यारी सी बातचीत को पढ़ा था, है कि नहीं। आज हमें इसकी वजह समझ में आ रही है। ओके दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन थ्री का आंसर मैं बनाता हूँ। पुअर हैज टू सफर अ लॉट। सर हम गरीब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस पुअर से पहले द लगाकर हम इसे प्लूरल मेंटेन करेंगे और हमारा सेंटेंस बनता है द पुअर हैव टू सफर अ लॉट। ठीक है बच्चों,
चलो अब क्वेश्चन फोर्थ का और क्वेश्चन फोर्थ का बाद फिफ्थ का दोनों का आंसर बनाकर दिखाओ। क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ दोनों का आंसर बनाकर, चलिए बच्चों। जल्दी बना के दिखाओ बेटे। शाबाश। बहुत बढ़िया जी। आओ बच्चों, बिल्कुल ठीक आंसर बना दिए हैं। द ऑनेस्ट की वजह से प्लूरल हो गया है मामला। और अब क्वेश्चन नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, शिवानी हेल्प्स द पुअर्स, बिल्कुल गलत हो गया। द लगाने की वजह से पहले ही ये प्लूरल हुआ। अब हु ने रिलेट किया किसको, पुअर को। और पुअर अपने आप में कैसे यूज हुआ मेरे बच्चे, प्लूरल की तरह यूज हुआ। जैसे ये प्लूरल की तरह यूज हुआ तो आप जान रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन में ये चीज पढ़ाई गई थी, आने वाले शब्द का उसी के अकॉर्डिंग आप यूज करते हैं। और प्लूरल होने की वजह से इसको भी हटाकर क्या लिखोगे भाई। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ है ना, क्लियर होगी मेरे बच्चों बातचीत, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटे, बहुत आसान बहुत प्यारी चीज है कि नहीं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी चीज से आप लोगों को मिलाता हूँ। और जो दूसरी कहानी है ये और भी ज्यादा खूबसूरत और गहरी है। इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। चलो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि भाई ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है मेरे प्यारे शिकारियों, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, हम्म, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन किसके साथ होता है बताओ जरा, बताओ भाई जरा। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करती है कितनों के बीच, दो के बीच, है कि नहीं भाई शिकारियों। आ जाओ। पहले इसकी ट्रिक लिख लेते हैं। कंपैरिजन की जब ये बात करता है तो ये बताने का काम करता है कंपैरिजन बिटवीन टू, दो के बीच ये कंपैरिजन करता है, ठीक है जी। दो के बीच अगर ये कंपैरिजन करता है तो हमें समझ में आया ऐसे कंपैरिजन के आखिर में या तो हम ई आर या हम आई ई आर या फिर हम इनसे पहले मूर या फिर हम इनसे ठीक पहले लेस का यूज करते हैं। और इनके कंपैरिजन को मदद करता है एक प्यारा सा शब्द। कौन सा प्यारा सा शब्द, एन। कौन सा प्यारा सा शब्द, याद आ गया भाई, कालू और नीलू, है कि नहीं। याद आ गया भाई, कालू और नीलू के बीच कंपैरिजन किया था तो दो ही थे ना वो शिकारी भाई, है कि नहीं। चलिए अब देखो इस कहानी को समझाने के लिए मैं कुछ पहले सेंटेंसेस लिखूंगा, आप उन्हें पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे चीजों को जोड़ते चले जाएंगे। इन सेंटेंसेस को बस पढ़ना है।
भाई मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने। चलो भाई, अगर एक गरीब की बात करनी है तो आप पुअर मैन कहोगे ना भाई। एक गरीब की बात कहोगे तो आप पुअर मैन कहोगे ना भाई। इतनी हल्की सी बात में परेशान हो गया भाई, कैसे चलेगा काम मेरे बच्चे। मैंने आपके सामने जो सेंटेंसेस लिखे हैं, एक बार इनको बड़े प्यार से पढ़कर देखो। जो समझ में आए फिर मुझे यस सर कहो, फिर मैं कहानी को समझाना शुरू करूँ आगे। पढ़ ली मेरे बच्चों, अब आओ चीजों को समझते हैं। देखो बेटे, हमारे सामने ये जो लिखे हुए सेंटेंसेस हैं बहुत प्यारी चीज हमें समझाएंगे। ठीक है, एक पुरानी बात आपसे पूछता हूँ, सोचकर जवाब दीजिए। ठीक है, कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो कंपैरिजन किन के बीच होता है? क्या किसी इंसान के चेहरे की तुलना किसी के जूतों से हो सकती है? बताओ, क्या किसी इंसान के चेहरे की तुलना किसी के जूते से हो सकती है? किसी की हाइट की तुलना किसी की शर्ट से हो सकती है? बताओ जरा। बताओ भाई। हैं जी, याद आ गया। हाँ, है ना? आप लोगों को याद आ रहा है पुरानी बात, हम लोगों ने ये चीज समझी थी। कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है कि नहीं भाई? कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है, यानी कि लाइकवाइज की कहानी को मेंटेन करते हुए इन सेंटेंसेस में हमें समझना है। कैसे भाई? इस सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। राम को शाम से हम लोगों ने स्ट्रोंगर से यानी कि जो कंपैरेटिव डिग्री है कंपैरिजन किया, और ये लिखा शब्द इस कंपैरिजन में मदद कर रहा है। ठीक है बच्चे, अब अगर हम ध्यान से समझें तो इस लिखी हुई वर्ब से ठीक पहले ये लिखा राम अपने आप में सब्जेक्टिव केस है कि नहीं? राम अपने आप में क्या है भाई? सब्जेक्टिव केस है। हाँ, है ना? ठीक है भाई। और इधर अगर इस लिखे हुए शाम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी अपने आप में क्या है? सब्जेक्टिव केस है ना? तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन। एक लड़का लिख रहा है, सर आपकी शर्ट पे दाल गिरी हुई है। गजब का लड़का है भाई, कह रहा है सर आपकी शर्ट पे दाल गिरी हुई है। देख ध्यान से, ये दाल नहीं है भाई, ये लोगो है, ब्रांड है शर्ट का। ठीक है। मेरे को इस बात पे हंसी नहीं है कि आपने ये कमेंट किया, मुझे इस बात पर हंसी आई है कि इतनी गहरी बात मैं समझा रहा था, इतनी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझा रहा था, इसको समझने की बजाय आपका ध्यान मेरी शर्ट पर गया है। देख मेरे भाई, जिगर के टुकड़े। ठीक है। तुम गजब हो भाई, गजब हो। तुम गजब हो। इसको यूक्रेन भेजो। हाँ, इसको यूक्रेन भेजो। ठीक है ना? ऐसे लोगों की वहां जरूरत है। खत्म सिंह हो तुम बेटे, खत्म सिंह। ठीक है ना? आज आज यहाँ अपने हाथ पे लिखवा लो, मैं खत्म सिंह हूँ। कुछ भी। चलो, आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा ना मेरे भाई, उस दिन मैं आपको यही शर्ट दिलवाऊंगा। ठीक है? ठीक है भाई, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा मेरे बेटे, उस दिन आपको यही शर्ट दिलाऊंगा व्हाइट कलर की, लेकिन उस शर्ट पे मैं दाल गिरा कर दूंगा। ये ब्रांडिंग नहीं होगी। ठीक है? चल मेरे भाई, अब पढ़ाई पे आ जाओ बेटे, आ जाओ मेरे बच्चे, दिमाग लगाते हैं। फिर से समझते हैं। राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। ठीक है, राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। ठीक है, हमने राम का कंपैरिजन श्याम के साथ किया तो हमें ये समझ आया कि कंपैरेटिव डिग्री हमेशा लाइकवाइज कंपैरिजन बताती है ना? ठीक है बेटा। फिर हमें समझ आया इस लिखी हुई वर्ब से ठीक पहले हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ हमें लिखना पड़ा। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को यहाँ पर?
फाइन, अब आगे पढ़ते हैं। हमने ऐसे ही सेंटेंस फिर से पढ़ा, श्रेया इज टॉलर देन नेहा। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने श्रेया का कंपैरिजन नेहा से किया, ये लिखा कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरिजन को मदद कर गया, है ना। अब इस लिखी वर्ब से पहले ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, तो भाई साहब यहाँ जो नेहा भाई है, ये नेहा भाई भी अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, दोनों बात अपने आप में बिल्कुल क्लियर है ना। अब आपके दिल में सवाल ये आएगा कि सर क्या यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस में हम इस इज को लिखें या ना लिखें, बताओ जरा सोच। यस या नो का आंसर देना है। यहाँ इस लिखे हुए इज को हम लिखें या ना लिखें। बताओ भाई। तो देखो इसका आंसर बिल्कुल सरल भाषा में कैसे होगा, दिमाग लगाते हैं इस बात का आंसर बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है। बिल्कुल सरल भाषा में इसका आंसर निकलेगा, दिमाग लगाते हैं। देखो बेटे, प्रोनाउन के दौरान हम लोगों ने एक बात समझी कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। अरे बोलो हाँ, मैंने क्या कहा, वर्ब से पहले हम क्या यूज करते हैं मेरे बेटा, सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, आया ना। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर सब्जेक्टिव केस के बाद में वर्ब लिखूं तो क्या बुराई है। अरे भाई हाँ या ना। ठीक है, फिर से समझो। मैंने अगर कहा, हमने प्रोनाउंस में ये बात पढ़ी कि वर्ब से पहले हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है कि सब्जेक्टिव केस के बाद हम वर्ब यूज करते हैं, है ना। चाहे इस बात को ऐसे कह लो चाहे वैसे कह लो, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, या फिर ऐसे भी तो कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस के बाद हम वर्ब लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप चाहे इसे लिखो चाहे इसे ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, आप लिख भी सकते हैं, आप ना लिखें तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, फाइन। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पर। लिखा है शी इज मोर एक्टिव देन मी। आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, कंपैरिजन लाइकवाइज होता है, तो यहाँ शी सब्जेक्टिव केस है, तो इस मी को हटाकर इसकी जगह सब्जेक्टिव केस क्या लिखना पड़ा भाई, आई लिखना पड़ा। अरे हाँ है ना। अब एक बार मुझे बताओ ध्यान से सोचकर, मैं इस आई के ठीक बाद यहां पर एम लिखूं, हाँ या ना, बताओ सोच के, दिमाग लगाओ बेटे। मैं यहाँ इस आई के बाद एम लिखूं, हाँ या ना। बेटे इतने प्यार से पढ़ाने के बाद भी अगर कुछ नहीं करोगे ना जीवन में, देखना बहुत बुरा होगा। इतना ध्यान से पढ़ाने के बाद तो भाई साहब पेपर में धुआं उड़ा दो, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों। हाँ है ना, क्लियर। आगे पढ़ते हैं मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। निशा सीम्स हैप्पियर देन हिम, तो निशा का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखा है माय काउ गिव्स मोर मिल्क देन यू। ये तो सत्यानाश हो गया, ये तो सत्यानाश हो गया। आप अगर किसी इंसान को जाकर ये कहते हैं, आप अगर किसी इंसान को जाकर ये कहते हैं माय काउ गिव्स मोर मिल्क देन यू, तो ये तो नॉनसेंस हो गया। कैसे नॉनसेंस हो गया, है ना, कैसे नॉनसेंस हो गया। आप किसी को जाकर ये कहते मेरी गाय तुमसे ज्यादा दूध देती है, सामने वाला बेहोश हो गया, अबे ससुरे जे कैसे हो सका, हम तो दूध ही नहीं देवत है कि नहीं। इसका मतलब क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई बच्चों, यहाँ ये जो माई काव लिखा हुआ है ये अपने आप में पजेसिव केस है। क्या है मेरे बच्चों, ये क्या है, पजेसिव केस है ना। अगर इधर हम देखते हैं तो ये सब्जेक्टिव केस, इसी वजह से कंपैरिजन गलत हो गया। भाई बात समझ में आ गई, है ना। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। एक बच्चे ने लिखा सर पजेसिव केस का कंपैरिजन पजेसिव केस के साथ करवा दो। मैंने कह दिया ठीक है भाई लिख दो। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना, मैं इसका अर्थ बताता हूं। मेरी गाय तुम्हारी से ज्यादा दूध देती है, मैंने इसका मीनिंग आपको बताया। मेरी गाय तुम्हारी से ज्यादा दूध देती है। सामने वाला कंफ्यूज हो गया, सामने वाला कंफ्यूज हो गया, कहेगा अरे तुम्हारी का मतलब क्या हुआ, तुम्हारी गाय, भैंस, बकरी, कहना क्या चाहते हो भाई। सामने वाला कंफ्यूज हो गया। अब मैंने उसकी कंफ्यूजन का इलाज किया। मैंने कहा देखो एक काम करते हैं,
ये तो पजेसिव केस है ही, है ना। मैं इस पजेसिव केस में पॉइंट आउट करूंगा, मैं इस पजेसिव केस में पॉइंट आउट करूंगा, इशारा करूंगा उसकी तरफ जिसका जिक्र पहले हुआ। तो आपने कहा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ले आओ सर, मैंने इससे पहले लिखा ऑफ, है ना, और इससे पहले लिख दिया भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कर क्या रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सामने वाले के पोजेशन में इशारा कर रहा है किसकी तरफ, जिसका जिक्र पहले हुआ। बात समझ में आ गई भाई? आया ना? तो बात क्या सही हो गया भाई, बात क्या सही होगी भाई, बात सही होगी। माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन दैट ऑफ योर्स। समझ आया मेरे बच्चों, समझ आया मेरे बच्चों? ठीक है। एक बालक लिख रहा है जी योर काउ लिख दे तो, ले भाई लिख देख, लिख दे नहीं लिख के देख। अगर आप लिख रहे हैं योर काउ तो ये गलत क्यों हुआ? किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन को ही रिपीट करना था तो प्रोनाउन क्यों सिखाए? काय बेइज्जती कर रहे हो हमार, काय बेइज्जती कर रहे हो हमारे दिल पे छुरी चल गया है। हाँ नहीं तो किसी सेंटेंस में तुम अगर नाउन को ही यूज करोगे तो प्रोनाउन बुरा मान जाएगा, प्रोनाउन बुरा मान गया तो भैया क्या करोगे फिर जीवन में? प्रोनाउन अगर हिल गया तो बहुत सारे टॉपिक हिला देगा, हाँ नहीं तो। ठीक है। हमारे बीच एक और विद्वान आए हैं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा। ये विद्वान कह रहे हैं सर अगर हम योर्स काव लिख दें तो बस अब मुझे जहर दे दो, अब मैं जीना नहीं चाहता। ठीक है जी। एक और सज्जन आए हैं, इन्होंने कहा जी योर्स लिख दें तो बस अब मुझे डबल टोन जहर दे दो, मेरे को मैं मिसाइल खा लूंगा आज, बस मेरा जीवन खत्म हो गया है। आह, रुको यार, मरने से पहले नोरा फतेही को बुला दो, एक बार बात करनी। अबे उल्लू की दुम, गधे के पजामे, नालायक के इसके साथ एपोस्ट्रोफेस किस उल्लू के पट्टे ने सिखाया तुझे? है भाई, है भाई, गधे कहीं के, ऐसी ऐसी खोज कर रहे हैं। ठीक है जी, बदतमीज है, बदतमीज। एक और हमारे सज्जन है, वो कहते जी योर्स का, अबे नालायक की फौज, ध्यान से देख, इस योर्स के बाद तो नाउन यूज करना ही नहीं सिखाया, तो कहां से ला रहा है बेटे, बेटे कहां से ला रहा है? इन सभी का हम एक काम करते हैं, इन सभी के लिए कॉकरोच का जूस बनवाएंगे आज। ठीक है जी, है कि नहीं? आधा आधा किलो कॉकरोच लेकर आए, है ना, इनको रगड़ के ससुर को रात को सोते वक्त चटनी की तरह से खिलाएंगे, सुबह उठेंगे ना तो कॉकरोच की तरह से दो सींग ऐसे निकलेंगे, फिर इनका नेटवर्क सही पकड़ेगा। बात करते हैं गधे कहीं, दिमाग ही नहीं लगाते, फर्जी बात कर रहे हैं। तो भाई ये भी नहीं। चलो भाई, बात समझ में आ गई? बेटा कुछ लिखने से पहले सोचा करो। ठीक है जी। अब आपके सामने अगला सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को ठीक करके दिखाओ, चलो फटाफट से। इस लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर बनाओ, चलो बनाओ फटाफट से।
तो मेरे बच्चों इस सवाल को हल करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा है हर जीन्स, है कि नहीं। हर जीन्स का कंपैरिजन जब आप करोगे तो पहले लिखोगे पजेसिव केस, है ना, और इसके साथ लिखोगे ऑफ। भाई प्लूरल के लिए आप दैट थोड़ी यूज करोगे, क्या यूज करोगे भाई, दोज यूज करोगे। करेक्ट आंसर क्या है बताओ जरा। तो सभी का आंसर यहाँ पर गलत हो गया है, आंसर गलत बना दिया है। अरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है बेटे। अब मेरे बच्चों ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करें। फाइन, देखो बेटा अब यहां तक जो पढ़ा है पहले मैं इसकी ट्रिक लिख देता हूं। देखो बच्चों, कंपैरिजन करने के दो रास्ते हमारे सामने खुले। पहला रास्ता, अगर हम सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो सब्जेक्टिव केस के साथ हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज। तो बेटा ये होगी पहली बात, है ना, क्लियर है। ठीक है बे, बेटे कोस्टलियर होता है, ठीक है ना, कोस्टियर कुछ शब्द ही नहीं होता गधे। फिर आती है बात भाई पजेसिव केस, ठीक है बेटा, कोस्टली एडजेक्टिव होता है। अब इस एडजेक्टिव का कंपैरिजन बनाने के लिए आप लिखेंगे कोस्टलियर, ठीक है बेटा। ठीक है बेटे, फाइन। अब थोड़ी सी कहानी समझते हैं। पजेसिव केस के कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, उसके बाद हमने लिखा देन, ठीक है बेटा। अगर बात सिंगुलर की कही जा रही है तो हम दैट का यूज करेंगे, बात प्लूरल की कही जा रही है दोज। अब ये सिंगुलर प्लूरल कौन होगा, अगर हमारे सामने लिखा हुआ ये जो सब्जेक्ट है अगर हमारे सामने सिंगुलर लिखा हुआ हो तो हम दैट का फंक्शन लेंगे, और अगर हमारा ये सब्जेक्ट लिखा हुआ हमें प्लूरल नजर आ रहा है तो हम इसके लिए, सर आ जाइए प्लीज, आ जाइए, तो हम इसके लिए दोज का यूज करेंगे। ठीक है भाई, आगे हम लिखते हैं ऑफ, और इस ऑफ के बाद हम लिखते हैं क्या चीज, पजेसिव केस। अब ये पजेसिव केस लिखने के दो तरीके हो गए। क्या दो तरीके हो गए भाई, एक तरीका हो गया कि नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफे एस लगा दें, है ना, और दूसरा हम लोगों ने जो पजेसिव प्रोनाउंस की लिस्ट बनाई है, माइन, आर्स, योर्स, एटसेट्रा। ठीक है बेटा, दोनों ट्रिक तैयार हो गई। फाइन। तो मेरे बच्चों यहाँ इस लिखे हुए सवाल में आपको क्या ठीक करना था, अब लॉजिक समझ में आ गया भाई। ठीक है, पहले जो यहां तक आपने पढ़ा इसे अच्छे से पढ़कर आना। कल हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बहुत गहराई तक लेकर जाएंगे। अगर ये चीज ठीक से नहीं पढ़ी तो भैया आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, पहले यहां तक बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब एक आप लोगों के लिए, आप लोग, अरे उज्जवल कुछ नहीं है, सब ठीक है बेटे। अब आपके लिए एक खास अनाउंसमेंट। देखो बच्चों, आप सभी के सभी बच्चे ये जानते हैं कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, अप्रैल और मई में आप सभी के एग्जाम्स हैं, जिसमें आप लोगों का सीजीएल, सीएचएसएल और एनडीए का या सीडीएस का भी एग्जाम है। ठीक है ना जी, आपके सारे के सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। इस चीज को लेकर हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को अब हम थोड़ा ज्यादा मेहनत कराने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम करने वाले क्या है, आप लोगों की एक और शिफ्ट मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, जिसमें हम चीजों को पेसअप कर सकें। एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच इस लेवल तक पहुंचा दिए जाएं कि आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से सोल्व करें। मैंने कल बहुत ध्यान से सोचा समझा और मैंने महसूस किया कि अप्रैल से पहले आप लोगों को, ठीक है, अप्रैल से पहले आप लोगों को इस लेवल पर पहुंचा दिया जाए, मतलब विद इन दिस अप्रैल इस लेवल तक पहुंचा दिया जाए कि एटलीस्ट आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बहुत अच्छे लेवल पर मेहनत कर लें। लो भाई, एक बच्चे ने बताया सीडीएस भी आ रहा है, सीजीएल भी आ रहा है, सीएचएसएल भी आ रहा है और ईएसआईसी भी आ रहा है।
पेपर बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। मैं अब आप लोगों को एक और शिफ्ट पढ़ाऊंगा, और मेरे बच्चों हम आज शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे। 5 बजे हम फिर मिलेंगे, 5 से 6:15 तक। ठीक है। और इसमें हम एक टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे आप लोगों के साथ, जिसका नाम है आर्टिकल्स। ठीक है। क्योंकि समय की जरूरत है मेरे बच्चों, एमटीएस भी आ रहा है। ठीक है ना। तो समय की जरूरत है कि अब हमारे पास समय कम है और हमें अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से तैयार करना है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। फाइन, एनडीए का एग्जाम भी है। हाँ ओम, मैं जानता हूँ। ठीक है। सर से मिलवा दो, किससे मिलवा दो भाई? ठीक है भाई। तो आज फिर से मुलाकात होगी हमारी 5 बजे। ठीक है। आज शाम का नाश्ता हम कहाँ करेंगे? चित्तौड़गढ़ में करेंगे। ठीक है। तो भाई मैनेज करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपके साथ मुलाकात होगी शाम को इस टाइम पर भी। रिवीजन करके आएंगे, कुछ नया टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ने की कोशिश करें और मेहनत करें। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। बाय एवरीवन।